और मैंने अपने घर पे बोल दिया कि मैं तभी पढ़ना स्टार्ट करूंगा या करूंगी जब मेरे पास सारी किताबें आ जाएंगी, सारा सिलेबस आ जाएगा, सारे कलर पेन आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। एक तो ये कारण है। और एक ये है, जब मैं पढ़ने के लिए बैठूंगा तब किताब खरीदने जाऊंगा। then we can go for the purchase, and both are not correct. It is totally depend upon the requirement. अगर जो हमको जल्दी डिप्लॉयमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट का और हमने ईगर यूज कर लिया, मींस एट द डिप्लॉयमेंट टाइम सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे क्योंकि सारे ईगर हैं, तो डिप्लॉयमेंट में टाइम लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सारे क्रिएट हो रहे हैं। एंड इफ वी कैन गो फॉर लेजी, तो जो हमारा पहला रिक्वेस्ट आता है ना, जब कोई हम पहले रिक्वेस्ट करते हैं, पहली बार किसी पेज को रिक्वेस्ट करते हैं, इट इज टेकिंग सम टाइम टू फेच दैट पेज। पहली बार जब आप गूगल को भी पहली बार सिस्टम ऑन करते हो, पहली बार उसको चलाते हो, तो क्या होता है, वो सर्वर से उस वैल्यू को फेच करके लाता है। तो उस क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे हो सकता है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा हो। जब भी कोई नया रिक्वेस्ट करेगा पहली बार, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दैट मे बी टेक सम टाइम। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन। और अगर जो कोई एक्सेप्शन आना होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो भी कब पता चलेगा हमको, जब उस चीज की रिक्वेस्ट आएगी। जब तक उसका ऑब्जेक्ट बना ही नहीं, तो उसका बिहेवियर हमें पता ही नहीं चलेगा। मतलब हम किसी के यहाँ प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करके चले आए और आप तो लेजी यूज कर रहे हैं, मींस किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ ही नहीं, और आप डिप्लॉय करके चले आए, और उसने जब रिक्वेस्ट करनी स्टार्ट की, देन व्हाट द प्रॉब्लम इज, द प्रॉब्लम इज ऑब्जेक्ट बनने के बाद वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी। देन व्हाट शुड यू हैव टू डू, यू कैन गो फॉर इट अगेन। तो दोनों को ही, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट विच इज बेस्ट। अगर जो मैं आपसे पूछूं कि पानी पीने वाला ग्लास अच्छा है या टंकी अच्छी है जो उसके में पानी भरा जाता है, कौन बताएगा? जिसने अभी बताया था वो आंसर दे मुझे। क्या नाम है उस लड़की का? रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना सर। हाँ, जो लड़की थी अभी वो कहाँ गई, उसका नाम क्या है? ये सर किशोरी है। हाँ किशोरी। अब ये बताओ मुझको कि एक पानी पीने वाला ग्लास अच्छा है या चाय पीने वाला कप अच्छा है? सॉरी सर, आई डिडंट गेट यू। Is the tank is good, which is the what full of tank water liter is there situated in your house, or the water glass is good? Which object is good? किसको आप यूज करोगे? It is totally depend upon the requirement. If you want to drink a glass of water, then you can use glass. If you want to store that water, then you have to use the tank. It is totally depend upon your requirement. Either you can go for the eager learning, eager object creation, or lazy object creation. Is it clear, Kishori? Yes sir, yes sir. Then we can come to the next topic, that is called abstract classes. So what is abstract class? So we can discuss it. So through abstract classes, we can achieve abstraction. The third concept, that is abstraction. So through abstract classes, through abstract classes, we can achieve abstraction. One of the object-oriented feature, that is abstraction, is achieved through abstract classes. Now the next is the object. The object. The object of abstract class never be created. Abstract class का कभी भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. We cannot create the object of that abstract class. Then
to show the behavior of that class, to show the class, other class must have to extend the abstract class. The abstract class. So what I have a question in my mind, that what that question is. My question is, the question is like that. The question is, what is abstract class? तो मैंने पहली लाइन में बताया abstract class का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ये abstraction को अचीव करने के लिए बनाया गया है. To show the behavior of that class, other class must have extend the abstract class. तो किसी भी क्लास का बिहेवियर शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? To show the behavior of any class, we can use objects. To show the behavior of any class, we must have to create, or to show object shows the behavior of the class. Directly I have it. Object shows the behavior of the ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास का बिहेवियर शो करता है. ऑब्जेक्ट शोज द बिहेवियर ऑफ दैट क्लास. So in the very next line, what I am telling, the object of the abstract class never be created. तो ऐसी क्लास बनाने का फायदा ही क्या है जिसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता. There is no meaning to create an object. So we have to show the behavior of any class. So how we are going to show the behavior of my abstract class? By extending some other class. Some other class is going to extend that class and show its behavior. The abstract class is declared with the keyword of abstract and have 0 or more abstract methods. These classes are incomplete classes. Therefore, to use an abstract class, we restrictly need to extend the abstract classes to complete classes. Now we are going to check it out through the example. Now I am going to make one abstract class. Any class is there which is going to make abstract. So inside P1, I'm going to create one new class. New class. That class name is any class is this. The class name is ABS class. Abstract class, or you can say abstract class. Abstract class. What is my class name is? My class name is abstract. So that is the basic main definition of, if any class is defined as abstract, then the object of that class is not created. So I'm going to make one or more class which is going to show the behavior of that class. So that class name is abstract class demo. Abstract class demo, and in that there is a one demo. So what I'm going to make, I am going to check it out. Is there an object of that class is created? So I'm writing abstract class A is equal to new abstract class ABS TRS. So check it out. So see here one problem. We can create the reference of abstract class. That's why the error is not showing here. The error is showing here while we are creating the object of that class. What the error is? The error is cannot instantiate type abstract class. We cannot create
We cannot create the object of abstract class because it is defined as abstract. It's the very first definition we discussed. The abstract class may or may not contain abstract method. We can make classes as abstract as well as we can make methods as abstract. हम दोनों को ही abstract बना सकते हैं. But what is the definition? A class, the abstract class, may or may not contain abstract methods. That means what? If I'm going to make one method here, public void show. Public void show. There is lots of confusion. जिन लोगों ने C++ पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा confusion है. And sysout. In that sysout, there is a one method is there, show method. Show method invoked. And we can have one more method. Any number of methods we have. Let's say show one. Or you can say that display. Even though this class is not containing any of the abstract method, then the object of that class is not created because the class is declared as abstract. So what is the definition? Abstract class may or may not contain abstract methods. Abstract class may or may not contain abstract method. May or may not contain abstract methods. But if a class is containing any abstract method, so how you can declare abstract method in Java? By writing like this. The abstract class may or may not contain abstract methods. But one problem is there. If my class is containing an abstract method, let's see here, my class is containing one abstract method. And that class is not declared an abstract as abstract, then there is an error. What error is this? वो दो चीजें कहता है. या तो इस class को abstract बनाओ. The first error is there. What it is saying like this. It is saying first error. The type abstract class must be abstract class to define abstract methods. So any class which is containing an abstract must be defined as abstract. Number one situation. Point number one. And what is the point number two? या फिर और my class or the abstract method display in type abstract class can only be defined by an abstract class. अगर जो किसी क्लास के अंदर कोई abstract method बना रहे हो तो उस क्लास को भी abstract करना जरूरी है. It is mandatory to make that class as abstract which is containing an abstract method. It is not vice versa.
So what should we have to do? I am going to make that abstract in nature. Then I have to make it as abstract. Then what should we have to do? Then the very next obvious question is there. The object of that abstract class is not created. But I'm not going to make the object of that abstract. But the reference of that abstract class is created, can be created. There is no error now. Now the next point what we are discussing. The first point, through abstract class we can achieve abstraction. Through abstract class we can achieve abstraction. What that means abstraction कैसे achieve हुआ? To check out the behavior of that abstraction, you need not to be create the object of that class directly. आप उसके behavior को directly नहीं देख सकते. कि उसका object बना लिया, उसका behavior देखते. Then what should we have to do? You have to create one more class which is going to extend that abstract. So child abstract. Child abstract. I'm giving one class name is child abstract. Now this child abstract extends what? Abstract class. Now see, there is an error. What error is there? It is again saying that the child abstract must be. See, अभी क्या बोल रहा है? It's saying that the type child abstract must be implement the inherited abstract method abstract class display. It is saying that जैसे ही आप इसको inherit करते हो, then there must be a child abstract method is available in this class. So what it is saying that abstract method must be overridden, or that class must be declared as abstract again, because if the class is containing abstract class, then either it has to declare as abstract, so that is it not showing an error, and you have to override that particular. So how you can override that thing? So what should we have to do here? We are going to copy that particular signature, that is public void display, and same name method. What is that? Same name method. And I'm writing sysout. Sorry. Remove the abstract keyword from here and writing sysout. And you have to write here what? Anything. Display of child. That means what? You need not to be change the signature as well. बिल्कुल same method होना चाहिए. Then you can create a child abstract class C1 is equal to new child abstract, and you have to call both the methods C1.show, which is come from the parent, and C1.display. Then there is no error. See, both the methods are invoked. So what is the basic advantage? The basic advantage of abstract class is
the abstract class can achieve abstraction in Java, and an abstract class may or may not contain abstract methods. If a class can have an abstract method, either that have to declared as abstract, or you have to there is no abstract method in that class for successful compilation. If the class is abstract, then the object of that class is not be created. That is a very major point. Now the question is, if the object of that class is not created, is the constructor is there in that class, we can make the constructor inside the abstract. कौन बताएगा? बोलो. अगर जो किसी क्लास में abstract, कोई क्लास abstract है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा. और कंस्ट्रक्टर कब क्रिएट होता है? When the constructor is invoked, when the object of that class is created. So the question is the abstract class is having an constructors? बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? Tell me fast. Yes sir. शिवास पगारे, कंस्ट्रक्टर होगा क्या? वो तो कह रहा नहीं होगा. कौन बोल रहा है? शिवास बोल रहा है. शिवांश. शिवांश पगारे. यस, कंस्ट्रक्टर नहीं होगा क्लास में. और यस सर किसने बोला? होगा सर, होगा सर. यस सर, होगा सर. होगा तो ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, तो कंस्ट्रक्टर के होने ना होने से फायदा क्या है? सर चाइल्ड क्लास के लिए कॉल कर सकते हैं. कौन बोल रहा है ये? चेतन. ठीक है, नया आंसर, सही आंसर. और दूसरा कौन बोल रहा था? शुभम. तो कंस्ट्रक्टर तो होगा, बिकॉज लेट्स सपोज if there is a variable x which is private in nature, now I want to initialize those members. So what we have to do, we have to create an abstract constructor over here, abstract class constructor, and that this abstract class may have int x as an argument, and this dot x is equal to x. Even though the abstract class object is not created, but the child has to be passed this value to the constructor. ये हम लोगों ने किस टॉपिक में पढ़ा था? The topic name is constructor chaining. Constructor chaining, yes sir. So the constructor, if there is a class, अगर जो class है तो constructor है. If the class is there, then constructor must be there. ठीक है? Class is there, we can say this is a class, then constructor must be there. नहीं लिखता, then constructor must be there. Getting Shivansh? Good. So the constructor must be there if the class is there. Next topic. Topic name is default constructor which will be created by the compiler. नहीं हम भी बना सकते हैं बेटा, डिफॉल्ट भी बनेगा, सब कुछ अवेलेबल है, जैसा पहले होता था वैसा ही होगा, बट उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता. दैट इज अ डिफरेंट फिनोमेनन. नाउ we are going to discuss our next topic. That next topic is I'm removing ये सारा कुछ हो चुका है, ये भी हो गया. Yes sir, but by default it is created ना. Yes बिल्कुल, डिफॉल्ट भी क्रिएट होगा. अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तब भी मिलेगा. Same concept. If the class is there, all the earlier topics about constructor is applicable here.
Now I am going to discuss the next topic, that is polymorphism. So what is polymorphism? कोई बोलेगा? मैंने बताया भी है. Sir, one function have many forms. One function have many forms. How we can achieve that? Means same name function and different parameter. समझ में आ नहीं रहा मेरी. Overloading. Overloading is a polymorphism. Overloading is a polymorphism or not? Sir, there is a two type of polymorphism. I am asking what is polymorphism. I am not asking for the what type of polymorphisms are there. सर पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक फॉर्म से हम एक फंक्शन से हम बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म्स यूज कर सकते हैं उसके. एंड इसकी रिक्वायरमेंट के लिए हमें मतलब मस्ट कंपलसरी है कि एक तो इनहेरिटेंस होना चाहिए एंड मेथड ओवरराइडिंग होना चाहिए. हाँ, वो तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया ना. तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? Right. एक पॉलीमॉर्फिज्म, चलो मैं बता देता हूँ. पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट derived class extend the predefined base class. derived class extends the predefined base class. हाँ, good. Base Nice. कौन बोल रहा है ये? शुभम पटेल. सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज. हाँ, ये ठीक है थोड़ा सा. Single action in different ways. So now I am going to elaborate it. An object is behaving. Last 10 minutes for today's session. Object is behaving differently in different situation. अच्छा, कोई मुझे बताएगा C++ में पॉलीमॉर्फिज्म था या नहीं था? धर्मेंद्र, C++ में पॉलीमॉर्फिज्म था या C में पॉलीमॉर्फिज्म था या नहीं था? सर C++ में था. C में नहीं था. C का मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है बट C++ में था. एक एग्जांपल दूं मैं? हाँ सर. अच्छा, एक x होता है ना? C में एक ऑपरेटर था प्लस. इसमें आप दो इंटीजर वैल्यू का भी एडिशन कर लेते हो नहीं कर लेते हो? यस सर होता है C में भी. और एक फ्लोट वैल्यू का भी एडिशन तुम ऐसे कर लेते हो नहीं कर लेते हो? यस सर. तो सेम ऑपरेटर्स आर, मतलब दिस प्लस इज वर्किंग फॉर दिस इंटीजर as well as this float as well as for the use for the concatenation as well in C. Yes sir. So again I am asking, is C is having a polymorphism? राइट सर. ऑपरेटर ओवरलोडिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट है सर. वो तो C++ में है ना. मैं पूछ क्या रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं कि C में पॉलीमॉर्फिज्म होता है या नहीं. C में. आई एम नॉट आस्किंग फॉर C++. अब अमन नहीं बोल रहा है कुछ. अमन है क्या यहाँ पे? अमन नहीं है, भाग गया. हाँ, देखो होता था वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म बट एट सिस्टम लेवल. यूजर कैन नॉट अचीव दैट. इन C देयर इज अ पॉलीमॉर्फिज्म. क्यों? क्योंकि हम वहां पे प्रिंट भी यूज करते थे. printf फंक्शन एक था जिसमें हम केवल एक पैरामीटर स्ट्रिंग का पास करते हैं तब भी चलता था. और इस printf में हम लोग दो पैरामीटर पास करते थे, स्ट्रिंग कॉमा एक x वेरिएबल पास किया, फिर y वेरिएबल पास किया, तब भी ये एग्जीक्यूट होता था. So the same printf function is working for different scenarios. So there is a polymorphism but at system level. जो पहले से प्रोग्राम में बनकर आ गया वही यूज कर सकता है. यूजर उस पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव नहीं कर सकता. यूजर मींस आप लोग, हम लोग, डेवलपर. C++ ने उसको अलाउ किया और जावा तो उसको अलाउ करता है. तो ऑब्जेक्ट इज बिहेविंग डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन. मींस आई एम अ स्टूडेंट. ये मैं आप लोगों को एग्जांपल कई बार दे चुका हूं, फिर से दे रहा हूं. अ स्टूडेंट इज बिहेविंग इन द क्लास लाइक अ स्टूडेंट. उस समय वो केवल एक्सेप्टर होता है.
और जैसे ही वो क्लास के बाहर जाता है वो अपने ज्ञान खुद बांटने लगता है ना। सो एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर बिहेव करता है। वही आदमी जो स्टूडेंट था वो अपने घर जाता है तो दूसरी तरीके से बिहेव करता है, और जब बाहर दुकान पर कहीं खड़ा होता है तो दूसरी तरीके से बिहेव करता है। एंड दैट द सेम स्टूडेंट, द सेम एंटिटी, द सेम ऑब्जेक्ट इज बिहेविंग डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। पापा के सामने कुछ और बिहेवियर है, माता के सामने कुछ और बिहेवियर। So that is the polymorphism. Then how it is achieved through the how it is achieving in Java, there is two kinds of polymorphism we can achieve. One is known as a compile time polymorphism. Compile time polymorphism, and the another one is runtime polymorphism. Compile time polymorphism and runtime polymorphism. So two types of polymorphism are there. So why it is say that this is a compile time polymorphism? Because it is decided at compile time which function is going to invoke. कौन सा फंक्शन इन्वोक होने जा रहा है इसका डिसीजन पहले से ही हो जाता है। जैसे कल हमारे घर में कोई फंक्शन है, देयर इज अ वन फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन आवर हाउस, देन व्हिच कुक इज गोइंग टू मेक द फूड, हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं। दैट इज नॉट डिसाइडेड एट रन टाइम कि अब अभी खाना बन रहा है तो अब कौन बनाएगा, दैट इज नॉट अ पहले से ही डिसाइडेड है। हाँ, दैट इज द कुक व्हिच इज गोइंग टू डिसाइड एट कंपाइल टाइम व्हेन द प्लान इज मेकिंग। जब हम लोग प्लान बना रहे थे तभी डिसाइड कर लिया कि ये आदमी ये काम करेगा, दैट इज द कंपाइल टाइम। एंड व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अ पॉलीमॉर्फिज्म which function is going to invoke at run time. Mean execution हो रहा है, the execution takes place and that function is going to decide on then at that point of time which function is going to invoke. Run time polymorphism को हम लोग dynamic binding भी बोलते हैं. We can say that as dynamic binding or lazy binding. Late binding. Late binding you can say. Late, lazy भी बोल सकते हैं. Late binding. And in the compile time polymorphism, we can say that this is a static binding and early binding. Now, कौन बोल रहा था? चेतन बताओ ये सब क्या होता है? इसको yes, नाम early binding क्यों दिया गया? Why it is say at early binding? इसको early binding क्यों बोलते हैं? जल्दी से बताओ, टाइम हमारे पास सिर्फ 3 मिनट। सर कंपाइल टाइम पे होता ना इसलिए इतना ही पता है सर। क्या होता है? कंपाइल टाइम पे होता है इसलिए। यस। अच्छा, और स्टैटिक क्यों बोलते हैं? नहीं सर, स्टैटिक का नहीं पता। स्टैटिक का नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ। It is known as a static binding because it is fixed at the compile time. Compile time पर ये fix हो जाता है कि यही वाला function invoke होगा. That is fixed at compile time before execution. Because it is decided at before execution, that's why it is known as early binding. ये अभी execution start नहीं हुआ है और function fix हो गया कि हाँ यही वाला execute होगा. और compile time इसलिए क्योंकि ये सब चीजें कब हो रही हैं? Compile time. In the same scenario, it is known as dynamic binding. It is decided at runtime. That's why it is known as a dynamic binding. After the execution, means execution is being in the way, and the functions are bind at that point of time.
So मैं कुछ टॉपिक आपको दे रहा हूँ जल्दी से, इसको आप लोग कल डिस्कस करके लाएंगे. So how it is achieved, कैसे अचीव होगा, और ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है, और सबसे बड़ा जो पूछा जाता है और धर्मेंद्र से मैंने कई बार पूछा है, व्हाट इज डायनामिक मेथड डिस्पैच. यस सर, बहुत टाइम पूछा है सर आपने. डायनामिक मेथड डिस्पैच सबसे ही पूछा है, तुमसे नहीं पूछा, जितने पढ़ रहे होंगे सबसे. So what is dynamic method dispatch? The dynamic method dispatch you have to answer tomorrow. Well, tomorrow means next day class at Monday. So till now, thank you all. We can discuss in the next class. Thanks a lot. थैंक यू सर.